नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगराय संसर कारो वेदांता की CSR इन की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले बार मानव का जनन तंत्र। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, मानव में रासायनिक समन्वय। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो है हमारी ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। और शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर हार्मोन और ग्रंथियाँ। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर और इनके बहुत से जो है जैव रासायनिक पदार्थ जो हैं उससे निर्मित होते हैं। ठीक है, इन जैव रासायनिक पदार्थों और वातावरण में जो होने वाले परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक, मानव को उनका सामना करना पड़ता है और इसके लिए विभिन्न जैव क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं और जिनसे कि जिन वातावरण और उनका हमें आपस में समायोजन करना पड़ता है ना, हमें उनको एक उसके अंदर समानता लानी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समस्थापन, है ना, बनाना पड़ता है। ऐसे कार्यों के लिए जो है मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो सम्मिलित रूप से कार्य करता है और जब ये दोनों तंत्र सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तो इसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। अब ग्रंथियां जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं हमारी जो बाह्य ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती हैं मिश्रित ग्रंथियां। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वो ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव जो है वो नलिकाओं द्वारा जो है शरीर में पहुंचाया जाता है, यानी एक विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो स्रावित जो भी पदार्थ होता है उसको दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, है ना। इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिनमें कोई भी नलिका नहीं होती, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, यानी डायरेक्ट जो हार्मोन्स होते हैं वो रक्त के अंदर पहुंचाए जाते हैं, है ना। रासायनिक यौगिकों का स्रावण किया जाता है, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं और ये डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचती हैं, ऊतकों में, रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुँचती हैं। फिर है मिश्रित ग्रंथियाँ जिसमें दोनों तरह की होती हैं, यानी वाहिका वाली ग्रंथियाँ भी होती हैं और वाहिका विहीन ग्रंथियाँ भी होती हैं, तो वो मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब हार्मोन्स की बात करते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? तो हार्मोन्स जो हैं वो एक रासायनिक दूत इनको मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भोजन में तो नहीं होते लेकिन प्राकृतिक रूप से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये इनसे निकलते हैं ना, इनसे स्रावित होते हैं और इसके अणु छोटे होते हैं और अणुभार भी इनका कम होता है। पूरे शरीर में रक्त के द्वारा संचरित होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से, जो रासायनिक दृष्टि से, ये प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जैसे इंसुलिन है ना। इसके अलावा कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न जैसे थायरॉक्सिन या लिपिड्स के रूप में, स्टेरॉइड्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन के रूप में होते हैं। स्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका आधार पदार्थ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब मानव का अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संरचना, कार्य, हार्मोन्स, असंतुलन संबंधी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और किस तरह की होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ स्थित होती हैं और इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स के कमी के कारण क्या होता है, अधिकता के कारण क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये ग्रंथियाँ होती कहाँ कहाँ हैं, कितनी होती हैं। तो सबसे पहले है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो यहाँ आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो दिख रही है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये इधर की साइड होती है। फिर उसके बाद है आपकी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। ठीक है, पीयूष ग्लैंड। फिर है थायराइड ग्लैंड जो कि गले के अंदर होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। फिर है पैराथायराइड, इसी के अंदर ही क्या होती हैं, धसी हुई जो है पैराथायराइड होती हैं। ठीक है, 4 होती हैं ये। फिर थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड यहाँ पर बीच में होती है, ये रही। फिर पीनियल काय, पीनियल काय भी ये रही ऊपर, ये आपको दिख रही है पीनियल काय आपकी मस्तिष्क में, है ना, यहाँ पे ये साइड में दिख रही है छोटी सी पीनियल काय। फिर अग्नाशय ग्रंथि होती है आपकी, पैनक्रियास, ये अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास, है ना।
फिर अधिवृक या एड्रिनल ग्रंथि जो कि टोपीनुमा होती है। जब हमने वृक के बारे में पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र में, तब मैंने आपको बताया था कि वृक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है ना, जो कि क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसमें से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ये बात हमने की थी। फिर वृषण की बात करते हैं, तो वृषण हमने पढ़ा था जब हमने जनन ग्रंथि है, जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि जो नर का प्राथमिक जननांग होता है वो क्या होता है, वृषण होता है। तो वृषण ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। तो ये जब हम नर की बात करते हैं तो ये वृषण ग्रंथि होती है, ठीक है। और जब हम मादा की या स्त्री की बात करते हैं तब क्या होगी, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ओवरी, ये रही ओवरी, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि हो गई। ये तो प्लेसेंटा है आपका, है ना, ये ओवरी हो गई। तो इस तरह से ये 10 जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ शरीर में होती हैं, यहाँ आपको डायग्राम से दिखाया गया है। आप अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखिए, वीडियो को रोकिए और इस डायग्राम को चाहें तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना आप, आपको बोला है कि कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप उन्हें तुरंत लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन ग्रंथियों के नाम लिखेंगे और ये ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ कहाँ हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम पहली ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस है। तो ये हाइपोथैलेमस, ये देखिए मस्तिष्क है, ये देखिए ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, फोर ब्रेन का एक अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है ये, है ना, जो डायनेसेफेलॉन की गुहा, डायोसील या तृतीय निलय के फर्श का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें धूसर द्रव्य के अनेक क्षेत्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहते हैं। ये क्षेत्र मोचक हार्मोन का, यानी रिलीजिंग, मोचक हार्मोन होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, ये कौन से होते हैं ये आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र विशेष मोचक हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सभी हार्मोन्स इस ग्रंथि से निकल करके पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली को विभिन्न हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। तो आप देखिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को उत्तेजित करेगी, है ना, उद्दीप्त करेगी, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो है उसमें एक वृंत के समान इन्फंडिबुलम होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये किससे जुड़ा हुआ होता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। पीयूष ग्रंथि, है ना, एक स्टॉक के द्वारा, एक जो इन्फंडिबुलम होता है उसके द्वारा किससे जुड़ी हुई होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। और इन वाहिकाओं में नियमनकारी हार्मोन प्रवाहित होते हैं। अब हाइपोथैलेमस से 2 तरह के जो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होते हैं मोचक, एक होते हैं निरोधी, ठीक है। तो मोचक तो हो गए आपके रिलीजिंग और निरोधी हो गए इनहिबिटिंग हार्मोन्स, है ना। तो 2 तरह के हार्मोन्स इसमें से संश्लेषित होते हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोनों के उत्पादन तथा स्रावण को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। इन्हीं कारण से, है ना, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, अब आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, अथवा प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक, यानी मास्टर। आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये मास्टर ग्रंथि के ऊपर भी ऊपर कार्य करती है, तो ये क्या हो गई, सर्वोच्च कमांडर कहलाती है, ठीक है, या प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक इसको कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कीजिए। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण द्वारा हाइपोथैलेमस जो है शरीर में अधिकांश क्रियाओं का नियमन करता है और 10 प्रकार के इसमें से न्यूरो हार्मोन्स का स्रावण होता है, 10 प्रकार के, ठीक है, जो क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। 10 तरह के इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। मोचक और निरोधी दोनों तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके देखिए आप इसमें। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो कि क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, है ना, मोचक हार्मोन है, ठीक है। ये वृद्धि हार्मोन स्रावण को प्रेरित करता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से उसको प्रेरित करता है। वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन। अब ये इनहिबिटरी हार्मोन है, निरोधी हार्मोन है। ये तो मोचक था, ये रिलीजिंग था, ये निरोधी है, ठीक है। इनके द्वारा वृद्धि हार्मोन के स्राव का संदमन होता है, ठीक है। फिर थायरोट्रोपिन,
पहला आपका हो गया ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का है, ठीक है, एक निरोधी है, एक मोचक है। फिर आपका है थायरोट्रोपिन, ये भी मोचक हार्मोन है ना, ये मोचक हार्मोन है, तो यानी ये क्या करता है, थायरोट्रोपिन के स्रावण को उत्तेजित करता है। और प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, ये भी मोचक हार्मोन है, तो ये प्रोलैक्टिन के मोचन को जो है प्रेरित करेगा। फिर प्रोलैक्टिन मोचक निरोधी हार्मोन, अब यहाँ पर ये दोनों हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका संदमन करता है, उसको निरोधी है तो इनहिबिट मतलब उसको रोकता है। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, ठीक है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निरोधी हार्मोन, ठीक है, एक तो है आपका मोचक और दूसरा क्या हो गया आपका निरोधी। इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी आप ध्यान रखें, देखिए जैसे ये वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन रिलीजिंग होते हैं तो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, निरोधी है तो इनहिबिट हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से इनके नाम भी आप छोटे शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान में रखिए तो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। फिर कार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन, ये मोचक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, तो ये भी स्राव को उत्तेजित करता है उसके। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रेरित करता है। और फिर पुटकीय फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH, है ना, उसको भी ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो इस तरह से ये जो 10 हार्मोन हैं ये आपके कैसे हार्मोन हैं, ये आपके मोचक और निरोधी रिलीजिंग और इनहिबिटर हार्मोन्स हैं, जो कि कौन स्रावित करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये आपके पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब जल्दी से आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिए, 2 आपको असाइनमेंट के मैं प्रश्न देती हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, उसके आंसर्स लिखिए। सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि किसे कहा जाता है, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से जिन रासायनिक यौगिकों का स्रावण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।